दोस्तों नमस्कार। आज हम जो है कृषि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप 66वीं बीपीएससी मेंस का एडवांस तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है टीम जीसीएस आईएएस का क्लास ज्वाइन कीजिए। 75 वीडियो 75 पीडीएफ 3 फुल टेस्ट, फीस जो है 2500 रुपया है। तो आइए हम लोग चर्चा करेंगे। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप जो है उस नंबर पे संपर्क करके जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या नंबर लिख देते हैं 83 73 98 39 और 95। यह नंबर है, इस नंबर पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे जो है चर्चा करेंगे। कृषि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, हम वह देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप लोगों को भी यह बात पता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी कृषि में कैसे भूमिका निभाता है, लेकिन हम यहाँ मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, डिजिटल एग्रीकल्चर या डिजिटल प्रौद्योगिकी, उसके बाद हम लोग जो है नैनो टेक्नोलॉजी पर हम जो है मुख्य रूप से जो है चर्चा करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी और विकिरण प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा, हम ये जो है ज़्यादा हाईलाइटेड है। अब बार बार इसी सब की चर्चा होती रहती है। भारत सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है। इसके अलावा ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, कंबाइन मशीन है, दवा छींटने वाला मशीन है, ये सब प्रौद्योगिकी का ही भूमिका है। तो ये सब आप सब पहले से जानते हैं। ट्रैक्टर, थ्रेसर, कंबाइन मशीन, समझ रहे हैं। तो ये सब जो है जुताई की विभिन्न मशीनें हैं, ये सब आप जानते ही हैं। लेकिन हम मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंडिया, डिजिटल एग्रीकल्चर यानी डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जो है नैनो टेक्नोलॉजी, इसके अलावा टेक्नोलॉजी के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं, जैसे कि नीम कोटेड यूरिया, मृदा हेल्थ कार्ड, सूक्ष्म सिंचाई, जैविक खेती, शून्य जुताई, शून्य बजटिंग खेती, जलवायु स्मार्ट कृषि, सौर पंप से सिंचाई, प्राकृतिक खेती। हम इसको भी देखेंगे, क्योंकि हम कृषि सुधार में तकनीकी सुधार जो है हम इसी पॉइंट में ले रहे हैं, समझ रहे हैं, इसी पॉइंट में ले रहे हैं। तो अब हम जो है दोनों को देखेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्ट तकनीकी सुधार देख लेंगे, उसके बाद हम इस पे आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि पर क्या भूमिका है, हम उसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है कि आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि कृषि पर जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए आपका क्या सुझाव है, समझ रहे हैं, या पूछ दे सकता है कि कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को या असर को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास करने की आवश्यकता है। तो बस आपको इसी प्रौद्योगिकी के बारे में, समझ रहे, तकनीकी के बारे में आपको बता देना है। 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट पर चर्चा करना है, समझ रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कृषि पर जो है कृषि लागत को कम करने के लिए कौन कौन सा प्रयास किया है, तो कई प्रयास है, जिसमें ये भी है प्रौद्योगिकी के प्रयोग से खास करके जो कृषि उपजों की लागत है उसको कम करने के लिए नीम कोटेड यूरिया, मृदा हेल्थ कार्ड, सूक्ष्म सिंचाई, शून्य जुताई, शून्य बजटिंग खेती, जलवायु स्मार्ट है, सौर पंप से सिंचाई, प्राकृतिक खेती, ये सब तमाम चीजें जो है खेती की लागत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा पर्यावरण अनुकूल कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अगर क्वेश्चन आ जाएगा, उस स्थिति में भी आपको इसकी चर्चा करना है। पर्यावरण अनुकूल कृषि उत्पादन या वैश्वीकरण के बाद 1991 के बाद भारतीय कृषि में, समझ रहे हैं, क्या क्या तकनीकी सुधार किए गए हैं या लागत को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा किसानों के आय को दोगुना करने के लिए, लागत को कम करने के लिए आप इस टेक्नोलॉजी की चर्चा कर सकते हैं। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में क्या भूमिका है, उसमें भी आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी आ जाएगा, सेपरेट रूप से हो सकता है क्वेश्चन आ जाएगा एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि क्षेत्र में भूमिका, समझ रहे हैं, या महत्व। तो उस स्थिति में भी आपको जो है एआई के बारे में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट हम जो है पीडीएफ में दिए हैं, और एआई के बारे में कुछ ज्यादा लिख दिए हुए हैं, इसलिए ताकि अगर एआई से सेपरेट क्वेश्चन आ जाएगा तो आप जो है एडवांस तरीके से लिख कर जाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे चर्चा करते हैं कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार या जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए क्या क्या सुधार किए गए हैं,
या पर्यावरण अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, समझ रहे हैं, या कृषि क्षेत्र में लागत को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले चर्चा करेंगे नीम कोटेड यूरिया के बारे में। हम जो है चर्चा जो है मुख्य रूप से करेंगे नीम कोटेड यूरिया। देखिए ये सबसे पहले नीम कोटेड यूरिया है। देखिए अब सब यूरिया तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो उजला उजला यूरिया होता था, अब क्या हो गया, उस यूरिया पर क्या किया गया है, उस यूरिया पर नीम के तेल का परत चढ़ा दिया गया है। अब इस नीम के तेल की परत चढ़ाने से क्या होता है, यूरिया धीरे धीरे रिसता है। धीरे धीरे रिसने से क्या होगा, पौधों को उपयुक्त मात्रा में नाइट्रोजन लंबे समय तक मिलता रहता है। और ये जो उजला वाला यूरिया है, आज खेत में पटा दीजिए या 3 दिन के बाद जो है पता चलेगा खेत में यूरिया नहीं दिखेगा आपको। लेकिन नीम कोटेड यूरिया जो है 15 दिन तक आपको दिखेगा। धीरे धीरे पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति होती रहती है। इससे क्या होता है, इससे कई लाभ है। एक तो क्या होता है, पौधों को लंबे समय तक खाद की आपूर्ति होती रहती है, इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। दूसरा, यह पर्यावरण अनुकूल है, इसमें यूरिया की खपत जो कम होती है। और दूसरी, यूरिया का प्रयोग जो है कालाबाजारी, बांग्लादेश वगैरह में जो है तो होता था कालाबाजारी करने के लिए, क्योंकि यहाँ सस्ता है। और बांग्लादेश वगैरह में, पड़ोसी देशों में महंगा है, तो यहाँ से क्या होता था, कालाबाजारी होता था। और इसका जो है विस्फोटक सामग्री जो है बनाया जाता था यूरिया से, समझ रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए भी जो है अब इस पर नीम कोटेड यूरिया, नीम का पर चढ़ा दिया गया है, समझ रहे हैं। इससे क्या होगा, अब पहले क्या होता कि पर्यावरण का भी जो है दुष्प्रभाव होता था। यूरिया खेत में पटा दीजिए आप, पटा के 3 दिन 4 दिन के बाद पानी पटा जाता था, पता चलता है सब यूरिया जो है दह जाता था, समझ रहे हैं, सारा जो है दह जाता था। लेकिन ये दहता भी कम है, समझ रहे हैं। इसलिए नीम कोटेड यूरिया लाया गया है। तो यह जो है पर्यावरण को भी बढ़ावा देगा, समझ रहे हैं, पर्यावरण को भी बढ़ावा देगा। दूसरी बात की यूरिया की खपत को कम करेगा, समझ रहे हैं, और उत्पादन में अधिक वृद्धि करेगी। तो क्या होगा, किसानों की आय में क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। आइए हम लोग मृदा हेल्थ कार्ड, देखिए इस योजना की शुरुआत भी 2015 में की गई थी। इस योजना के तहत क्या होता है कि मिट्टी का जो है मूल्यांकन किया जाता है, कि मिट्टी का मूल्यांकन किया जाता है। अब मूल्यांकन के करके और जो है देखा जाता है कि किस मिट्टी में किस पोषक तत्व की आवश्यकता है। मिट्टी में, खेतों में उर्वरक डालने के लिए सबसे पहले उसका जो है मूल्यांकन करना जरूरी है कि खेत में किस चीज की कमी है, किस चीज की जो है अधिकता है। तो इससे क्या होता है कि मूल्यांकन करने के बाद जो है खेतों में उर्वरक डालने का एक सुनिश्चित आधार प्रदान करता है कि आप इस खेत में यूरिया डालिए, फास्फेट डालिए, पोटाश डालिए या डीएपी डालिए, क्या इसकी जरूरत होती है। इससे क्या होता है, मृदा हेल्थ कार्ड से इससे क्या होता है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा मिलता है। जिस खेत में जिस उर्वरक की आवश्यकता है उसी उर्वरक की कमी को दूर किया जाता है। इससे उर्वरक के दुरुपयोग, समझ रहे हैं, और उर्वरक के जो है अंधाधुंध जो प्रयोग होता है, जिससे भूमि, जल, प्राकृतिक संसाधन जो है दूषित हो जाता है, उस पर जो है क्या होता है, नियंत्रण लगता है, समझ रहे हैं। और साथ ही साथ संतुलित प्रयोग से क्या होता है कि एक तो उपज में भी वृद्धि होगी, यूरिया उर्वरक का कम खपत होगा। तो क्या होगा, स्वाभाविक है कि जो बचत होगा, आय में बचत होगा, तो किसानों की आय में वृद्धि होगी। उसके बाद सूक्ष्म सिंचाई, देखिए टपकन सिंचाई भी, स्प्रिंकल सिंचाई जो है, जैसा कि जानते होंगे, टपकन सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, जब फुहारा द्वारा सिंचाई, ये जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर बूंद खेत फसल योजना उसके उप घटक के रूप में शुरू किया गया है। इस सूक्ष्म सिंचाई से क्या होता है, पाइपलाइन के द्वारा, समझ रहे हैं, पीवीसी पाइपलाइन के द्वारा पेड़ पौधे की जड़ों में क्या होता है, बूंदे बूंदे पानी जो है टपकाया जाता है, या बढ़ती पाइप, पूरे खेत में पाइप बिछा दिया जाता है और पाइप द्वारा जो है ऊपर से जो जल का फव्वारा दिया जाता है, समझ रहे हैं। इससे क्या होता है कि जल का अपव्यय जो है कम होता है और पौधों को उचित मात्रा में जल प्राप्त होता है, समझ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सूक्ष्म सिंचाई से एक तो उत्पादकता में वृद्धि होगा, और दूसरी ओर क्या होगा, जल के अपव्यय जो है कम होता है। जैसा कि जानते ही होंगे कि भारत में स्वच्छ जल का 80% से अधिक जो है
कृषि कार्यों में जो है खर्च होता है, सबसे अधिक कृषि कार्यों में उपयोग होता है। तो इससे जो है क्या होगा, जल संकट को दूर करने में भी सहायता मिलेगी। तो सूक्ष्म सिंचाई जो है, और सरकार सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए तमाम ऐसे प्रयास किए हैं। हम एक एक प्रयास को जो है चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म सिंचाई कोष, नाबार्ड के तहत 5,000 करोड़ रुपया के सूक्ष्म सिंचाई कोष का गठन किया गया है। और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हर बूंद मतलब हर खेत हर बूंद जो फसल, इसकी शुरुआत की गई है। दोनों द्वारा जो है क्या होता है, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया गया है। समझ रहे हैं। इसके अलावा जैविक खेती, देखिए जैविक खेती क्या है, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। जैविक खेती क्या है? देखिए जैविक खेती की वह पद्धति है जिसमें क्या होता है, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवारनाशियों के स्थान पर जैविक उर्वरकों, जैव कीटनाशकों, जैव खरपतवारनाशियों का उपयोग किया जाता है। समझ रहे हैं। उसके बाद पशुधन उत्पाद, गोबर, बायोमास, ये सब जो है, इस सब का उपयोग करके खेती कार्य जो है की जाती है। इससे पर्यावरण की गुणवत्ता का सुधार होता है। समझ रहे हैं। साथ ही साथ खेती में जो है रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, इस सब का उपयोग नहीं करने से क्या होता है, लागत में भी कमी आती है और इसके उत्पाद जो है बहुत जो है पौष्टिक होता है। भारतीय बाजार में जैविक उत्पाद जो है बहुत महंगे दामों में बिकते हैं। समझ रहे हैं। तो जैविक खेती जो है एक प्राकृतिक खेती या सतत कृषि के तहत ही होता है। कहीं एक प्रकार है या प्राकृतिक खेती, यानी सब चीज जो है प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो है आगतों का, इनपुटों का उपयोग किया जाता है। जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जैव खरपतवारनाशक, गोबर, पशु मवेशियों का गोबर वगैरह, इस सब के सहायता से खेती की जाती है। समझ रहे हैं। इसके कई लाभ है। सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि सिंचाई, परंपरागत जो है कृषि विकास योजना, इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक जो है मूल्य श्रृंखला मिशन, आप पूंजीगत निवेश सब्सिडी योजना संचालित किए हुआ है। इसके अलावा एकीकृत पेस्ट प्रबंधन योजना की भी शुरुआत किया है। और साथ ही साथ कीटनाशक अधिनियम में संशोधन करके जैव कीटनाशकों के वाणिज्यिक बिक्री की अनुमति दे दी गई है। समझ रहे हैं। जैव उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो बस योजना का नाम याद हो जाएगा, आप आंसर लिख लीजिएगा। समझ रहे हैं। ज्यादा योजना के बारे में चर्चा नहीं करना है, बस योजना का इंफॉर्मेशन दे के थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, हो जाएगा। तो जैविक खेती जो है भारत में जो है जैविक खेती करने वाला मतलब सिक्किम जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पूर्ण रूप से जैविक खेती की जाती है। पूर्वोत्तर भारत में भी जैविक खेती का अपार संभावना है। बिहार वगैरह में भी जैविक कॉरिडोर, बिहार सरकार भी जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है। हम बिहार का जब पढ़ेंगे उसमें हम पूरा बताएंगे आपको। 2 क्लास में तो बिहार का कंप्लीट करा देते हैं, अब उसी में पूरा कवर क्वेश्चन आ जाता है। पिछले बार भी आ गया था पूरा, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। तो जैविक खेती को जो है बढ़ावा दे रही है, लेकिन जैविक खेती में कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या है कि तत्काल इसके उत्पाद जो है महंगे होते हैं, और दूसरी बात कि जो रासायनिक खेती से जैविक खेती में परिवर्तन होने में समय लगता है, इससे किसानों को घाटा होता है। समझ रहे हैं। तो जब तक किसानों को घाटा की क्षति भरपाई नहीं होगी तब तक किसान भी इसकी में दिलचस्पी नहीं रख सकता है अधिक। समझ रहे हैं। इसलिए इसमें अभी समय लगता है। अब हम लोग देखेंगे शून्य जुताई। देखिए शून्य जुताई क्या है, हम लोग शून्य जुताई के बारे में जानेंगे। शून्य जुताई क्या है? केंद्रीय बजट 2020-21 में इस पर जोर दिया गया है। इसमें खेती की इस तकनीकी के द्वारा एक जुताई जो है एक विशेष प्रकार के ड्रिल द्वारा जो है फसलों की बुआई की जाती है। मतलब शून्य जुताई यानी खेत में जुताई नहीं होगा। समझ रहे हैं। केवल ड्रिल द्वारा जो है बीजों को बुआई की जाती है। इससे क्या होता है, उत्पादकता में जो है वृद्धि हो जाती है। याद रखिएगा, उत्पादकता में ड्रिल द्वारा, समझ रहे हैं, बीजों की बुआई की जाती है। केंद्रीय बजट 2020-21 में इस पर भी जोर दिया गया है और इस पर भी जोर दिया गया है। दोनों पर जो है जोर दिया गया। शून्य बजटिंग खेती, दोनों पर जोर दिया गया है। समझ रहे हैं। इससे क्या होगा, मान लीजिए जुताई नहीं करेंगे तो बचत तो होगा ही ना। ड्रिल द्वारा जो है खेती की जाती है।
इसका भी चर्चा जो है केंद्रीय बजट 2020-21 में की गई है। इस पर जोर दिया गया है। शून्य बजटिंग खेती के तहत क्या होता है कि बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से जैविक खेती जैसे होता है, पशुओं मवेशियों के जो गोबर है उससे पेड़ पौधे, समझ रहे हैं, हरी खाद है, इस सब के प्रयोग से जो है शून्य बजटिंग खेती जो है की जाती है। उसमें बिल्कुल जो है बाहरी जो है रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, इस सब का प्रयोग जो है बिल्कुल नहीं किया जाता है। शून्य बजटिंग खेती और जलवायु स्मार्ट कृषि क्या है कि किसी भी फसलों को जो है उपयुक्त वातावरण में कृषि की जाती है। उपयुक्त वातावरण में मान लीजिए पंजाब हरियाणा जो है गेहूं का क्षेत्र है, केवल गेहूं होगा, वहां जो है चावल नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में चावल का अनुकूल भौगोलिक दशा है तो वहां चावल ही होगा। इसके अलावा इसमें क्या होता है, जलवायु स्मार्ट कृषि में उत्पादकता में को बढ़ावा देने पर भी बल दिया जाता है। जलवायु स्मार्ट कृषि, समझ रहे हैं, और तकनीकी की प्रयोग भी जो है इसमें होता है। तकनीकी के प्रयोग द्वारा जो है पर्यावरण अनुकूल जो है कृषि को जो है बढ़ावा दिया जाता है, पर्यावरण अनुकूल तकनीकी के प्रयोग के द्वारा। तो उसके बाद सौर पंप से सिंचाई, अभी भारत सरकार हाल ही में पीएम किसान कुसुम योजना लॉन्च किया है। अब कुसुम योजना के तहत क्या होता है कि किसानों को जो है जो बिजली से चलने वाले पंप है, बिजली से चलने वाले पंप या डीजल से चलने वाले पंप है, उसके स्थान पे सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप जो है वितरित कर रही है, सब्सिडी पर दे रही है। इससे क्या होगा, एक तो ग्रीन हाउस गैसों में कमी आएगी, क्योंकि डीजल या बिजली का चलता है। भारत में जानते ही हैं बिजली का सर्वाधिक उत्पादन कोयला से होता है, तापीय विद्युत घर से होता है। तो कोयला, इससे क्या होगा, बिजली की कम खपत होगी तो कोयला की वही बचत होगी, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस में कमी आएगी। इसके बाद डीजल जलने से भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। तो अब सोलर पंप से सिंचाई होगा तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस में कमी आएगा। और साथ ही साथ सोलर पंप लागत भी आसान है, समझ रहे हैं, लागत भी इसका जो है कम है, तो इससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगा। प्राकृतिक खेती वही खेती है, प्राकृतिक जो है मवेशियों की सहायता से जो है प्राकृतिक हरी खाद वगैरह की सहायता से ही किया जाता है, समझ रहे हैं, गोबर मूत्र इस सब की सहायता से मुख्य रूप से किया जाता है। प्राकृतिक खेती, जलवायु स्मार्ट कृषि और जैविक खेती, ये सब जो है कॉमन है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है तीनों में। तो यह खेती के क्षेत्र में ये जो तकनीकी सुधार है, समझ रहे हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। और याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार का क्या प्रयास है, तो उसमें आप सौर पंप से सिंचाई भी दे सकते हैं। इसकी चर्चा आप कर सकते हैं वहां पे, समझ रहे हैं। अब हम लोग कृषि में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या भूमिका है, आप तकनीकी सुधार देख लिए। अब हम लोग देखेंगे तो आप जो है कृषि के सभी कार्य आजकल विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से किया, जुताई, कोराई, रोपाई, बुआई, कटाई, समझ रहे हैं, इस सब काम जो है ट्रैक्टर, थ्रेसर, कंबाइन मशीन, दवा छींटने वाला मशीन, सिंचाई, सभी चीजों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो अब हम लोग जो है वो सब तो आप जानते ही हैं। अब हम लोग थोड़ा सा AI टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के द्वारा सबसे पहले पूर्व सूचना जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। पूर्व सूचना क्या है, खेती के मौसम में बदलाव, समझ रहे हैं, खेती के फसल का आकलन करने, बाजार की मांग आपूर्ति जैसे फसल के कारोबार पर प्रभाव डालने वाले जो सूचना होता है मिल जाता है। पूर्व सूचना, मान लीजिए खेती करने जा रहे हैं तो जलवायु के बारे में, अनाज बेचने जा रहे हैं, मूल्य की सूचना, तो बाजार में भाव कैसे है उसके बारे में, समझ रहे हैं, उपज कितना हो रहा है, उपज का आकलन करने में, तो ये सब जो है जानकारी आपको AI तकनीकी से जो है प्राप्त हो जाता है, समझ रहे हैं। इससे किसान लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा अन्वेषण, अब अन्वेषण में जो है क्या होता है, सेंसर द्वारा जो है मृदा की स्थिति का आकलन किया जाता है, पर्यावरण मापदंडों का आकलन किया जाएगा, पर्यावरण जलवायु का आकलन किया जाएगा, और उसके बाद जो है क्या होगा, आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और आंकड़ों का मूल्यांकन करके फिर खेती की जाती है सेंसर द्वारा, समझ रहे हैं।
अब मान लीजिए किसी खेत में आपको मूंग मूंग बोने जाना है, तो आप देखिए कि मूंग की लायक खेत है कि नहीं। तो एआई तकनीकी के द्वारा उस मिट्टी का आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, और उसके बाद खेत में जो है क्या करेंगे, मूंग जो है बोएंगे। अगर मूंग बोने वाला नहीं होगा तो आप फिर दूसरा फसल जो है बोएंगे। समझ रहे हैं। तो अन्वेषण जो है सेंसर के द्वारा किया जा सकता है। खेती की तैयारी जो है तमाम चीज एआई द्वारा जो है की जाती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा स्वचालन, ऑटोमेशन जो है, स्वचालन जो है, स्वतम स्वचालन जो है, अब स्वचालन ट्रैक्टर की जुताई होगा, बीजों की बुआई होगा, स्वचालन जो है स्वचालित स्वचालित खेतों की रोपाई होगा, बुआई होगा, जुताई होगा। इससे आसानी से जो है किया जा सकता है, इससे लागत में भी कमी आएगी। उसके बाद कृषि क्षेत्र में जो प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है उसमें भी कमी होगी। समझ रहे हैं। तो स्वचालन को जो है बढ़ावा देकर खेती की तैयारी जो है कम समय में कम श्रम में, समझ रहे हैं, बहुत जल्द जो है प्राप्त किया जा सकता है। मृदा पोषक तत्व का आकलन, अब मिट्टी में किस पोषक तत्व की क्या आवश्यकता है, किस तत्व की जरूरत है, कहाँ अधिकता है, इसका आकलन करने में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होगा, संतुलित पोषक तत्व का प्रयोग का बढ़ावा मिलेगा। समझ रहे हैं। इससे किसान उर्वरक का खपत भी जो है, पोषक तत्व का खपत भी कम होगा। समझ रहे हैं। इससे पर्यावरण की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। समझ रहे हैं। उसके बाद जो है मृदा पोषक तत्व, अब देखिए एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा क्या होता है, मृदा पोषक तत्व का एक मैप बनाया जाता है। मैप बनाकर क्या कहता है, मशीन के द्वारा जो है जहां जहां उर्वरक की आवश्यकता है वहां वहां जो है डाला जाएगा। आप यहाँ बैठे हुए हैं, मशीन लग गया हुआ है, और उस नक्शा को मशीन में फिट कर दीजिए, और मशीन क्या करेगा, जहां जहां उर्वरक की आवश्यकता है वहां वहां स्वचालित तरीके से जो है कीटनाशकों उर्वरकों का जो है, समझ रहे हैं, छिड़काव जो है संभव हो जाता है। स्वचालित जुताई, कटाई, रोपाई, उर्वरक, ये तो आप जानते ही हैं। यही हुआ खेती की तैयारी। और रोग विश्लेषण, अब देखिए अब रोग विश्लेषण, पौधे में कीटों का विश्लेषण करना, खरपतवारों का विश्लेषण करना एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसानी से हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे परिपक्वता स्तर की विश्लेषण। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी किसान क्या करता है, फसल जो है उपयुक्त पका नहीं होता है, काट लेता है। इससे फसल में नमी की मात्रा होती है, और नमी की मात्रा होगी तो बाजार में जो है भाव जो है कम मिलेगा। इससे किसानों को जो है नुकसान होता है। तो एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा फसल के भौतिक गुणों, रंग, घनत्व, समझ रहे हैं, वजन, इसके द्वारा क्या किया जाता है, अनुसंधान और विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद जो है फसल की जो है परिपक्वता का निर्धारण किया जाता है, और तब जो है किसान जो है इसकी कटाई करेंगे। कटाई अगर किया जाएगा इस तकनीक अनुसंधान विश्लेषण के बाद, तो उपज का बाजार में उचित मूल्य मिलेगा। समय पे एकदम सही समय पर जो है फसल का कटाई संभव हो पाएगा। समझ रहे हैं। तो फसल की परिपक्वता का निर्धारण भी एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है किया जाता है। इससे प्राप्त जानकारी जो है क्या होता है, के आधार पर फसल जो है उपयुक्त समय पर जो है कटाई की जाती है फसल का। अब हम लोग चलेंगे, इसके अलावा अब हम लोग जो है एआई टेक्नोलॉजी देख लिए हैं, इसी तरीके शीर्षक देख के आप पीडीएफ में लिखा होगा, आप पढ़िएगा। आइए, जैव प्रौद्योगिकी का अनुवांशिक इंजीनियर, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का कृषि क्षेत्र में क्या भूमिका है। तो आप जानते ही हैं बायोटेक्नोलॉजी का क्या भूमिका है। तो बड़े बड़े अमरूद, आप टमाटर खा रहे हैं, इसके अलावा जो है पपीता, इस सब बायोटेक्नोलॉजी के हाईब्रिड का जो भी बीज है, हाईब्रिड का फसल, वो बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से ही तैयार किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी, इससे क्या होता है, अधिक उत्पादन होगा। समझ रहे हैं। साथ ही साथ पौष्टिक भी होता है। समझ रहे हैं। और जैव उर्वरक, देखिए बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से जैव उर्वरक का, जैव कीटनाशकों का विकास किया गया है। इससे पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण भी होता है, लागत में भी कमी आती है। और उसके बाद हम लोग जो है कीटरोधी, अब जैव टेक्नोलॉजी की सहायता से, बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से सूखा रोधी,
बाढ़ रोधी जलवायु अनुकूल फसलों का विकास जो है संभव हुआ है। इससे क्या होगा, खेती में जो जोखिम है उसको कम करने में जो है मदद मिली है बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से। इसके अलावा एक जीएम फसल है, आप बीटी कपास, बीटी बैगन, बीटी कपास का नाम जो है सुने होंगे। जीएम फसल क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है फसल है जीएम फसल। इसमें क्या क्या होता है कि पौधे के जो जीन होता है उसमें दूसरे पौधे, सूक्ष्म जीव या जंतु, किसी भी जंतु का जीन को लेकर आप पौधे में डाल दिया जाता है। अब मन चाहे फसल का विकास किया जाता है, समझ रहे हैं। इससे क्या होता है कि एक तो उत्पादकता में वृद्धि होगी, आप कीटरोधी फसल भी बना सकते हैं, सूखारोधी भी बना सकते हैं, समझ रहे हैं, जलवायु अनुकूल बनाया जा सकता है, या और उत्पादकता में भी वृद्धि कर सकते हैं। इसके जैसा मनचाहा फसल का विकास जो है जीएम फसल से संभव हो पाया है। अगर मान लीजिए आलू में मछली का स्वाद चाहते हैं तो मछली का जीन जो है आलू में डाल दीजिए, आपको आलू में जो है मछली का जो है स्वाद आएगा, समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से मटन का अगर मान लीजिए स्वाद अगर आप गेहूं में जानना चाहते हो, गेहूं में क्या कीजिए, मटन का जो है आप जो है मीट का जो है जीन जो है जंतुओं का जो है जीन डाल दीजिए, आपको मीट का स्वाद मिलने लगेगा। तो लेकिन भारत में क्या है कि जीएम फसल में केवल बीटी कपास जो है को ही मान्यता दिया गया है, बाकी फसलों को मान्यता नहीं दिया गया है, क्योंकि इसके पर्यावरण भी स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है और सांस्कृतिक चुनौती है। अब सांस्कृतिक चुनौती क्या है, मान लीजिए कोई वैज्ञानिक क्या किया कि मछली का जीन निकाल के गेहूं में डाल दिया, शाकाहारी लोग जो है क्या होंगे, अगर मान लीजिए बात आउट हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए उसको भी जो है अनुमति नहीं दिया गया है भारत में जीएम फसल का। अब पर्यावरणीय इसके अलावा इसका स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी पाया जाता है। इसका सही रूप से जो है अभी इस दुष्प्रभाव का विश्व में कहीं भी जो है आकलन नहीं किया गया है, समझ रहे हैं, रिसर्च नहीं किया गया है, इसलिए इस पर बैन है। नैनो प्रौद्योगिकी का खेत में क्या भूमिका, देखिए नैनो प्रौद्योगिकी में उत्पादन क्षमता में सुधार करने और उत्पादन को बढ़ावा देने के में जो है व्यापक जो है क्षमता पाया जाता है, यानी उत्पादकता में सुधार करने या फसल को संरक्षण करने में इसमें व्यापक जो है क्षमता पाई जाती है। नैनो टेक्नोलॉजी के सहयोग से मृदा में पोषक तत्व की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, इससे संतुलित उर्वरक का प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। नैनो सेंसर से आप क्या होगा कि आप जो है नैनो सेंसर के द्वारा प्रदूषित मिट्टी की पहचान कर सकते हैं, इससे मृदा की जो है गुणवत्ता में सुधार जो है किया सकता है। अगर मृदा की गुणवत्ता सही होगा तो क्या होगा, फसल अधिक होगा। नैनो उर्वरक, अभी हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक कंपनी इफ्को जो है नैनो फर्टिलाइजर का विकास किया था। ये नैनो फर्टिलाइजर जो है समान उर्वरक की तुलना में इसकी दक्षता अधिक पाई गई है, अधिक दक्षता पाई गई है, समझ रहे हैं। समान उर्वरक की तुलना में एक तो कम खपत होता है, उत्पादन भी जो है अधिक देता है, पैदावार भी जो है अधिक देता है नैनो उर्वरक के द्वारा। तो ये सब टेक्नोलॉजी जो है खेती की लागत को कम करने के लिए उत्पादकता को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आप जो है उसके बाद डिजिटल एग्रीकल्चर भी हम देखेंगे। डिजिटल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, डिजिटल एग्रीकल्चर, डिजिटल प्रौद्योगिकी भी हम देखेंगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देखिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्या क्या आता है, सबसे पहले जानना जरूरी है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विभिन्न उपग्रह, संचार उपग्रह, भूतुल्यकालिक उपग्रह, समझ रहे हैं। इसके अलावा जो है रिमोट सेंसिंग जो है, रिमोट सेंसिंग हो, जीपीएस है, समझ रहे हैं। ये सब जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में शामिल किए जाते हैं। इसके माध्यम से क्या होता है, उपज का, फसलों का, सबसे पहले आपदा का पूर्वानुमान और प्रबंधन करने में, क्योंकि आप जानते ही हैं भारत में 53% खेती जो है सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है, जलवायु पर निर्भर है। अब इस जलवायु का जो है सही तरीके से
समझ रहे हैं, चेतावनी आकलन करना जरूरी है खेती के कार्यों के लिए, समझ रहे हैं, क्योंकि सिंचाई पर ही सब चीज निर्भर है। तो इस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपग्रह क्या करता है, विभिन्न उपग्रह जलवायु का पूर्वानुमान लगाकर जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को जो है सूचना जारी करता है। मौसम विज्ञान विभाग जो है फिर जो है रेडियो, टेलीविजन या अन्य माध्यम से जो है किसानों तक सूचना पहुंचाता है। एसएमएस के द्वारा खराब मौसम का, सही मौसम का सूचना जारी करता है। इससे क्या होता है कि किसान जो है मौसम के अलर्ट होकर जो है कृषि कार्यों के लिए जो है अपनी जो है प्रबंधन करने लगता है। अब खेतों में जो है पूर्वानुमान लगाने के लिए, फसल खड़ा है तो फसल में कितना उत्पादन होगा उसका अग्रिम अनुमान के लिए उपग्रह के द्वारा जो है फसलों का क्या होगा, पूर्वानुमान जो है लगाया जा सकता है। पूर्वानुमान, समझ रहे हैं, फसलों के उपज का मूल्यांकन करने के लिए। उसके बाद फसलों के जो है खरपतवार, कीटनाशक, इस सब का मूल्यांकन करने के लिए भी इसरो जो है इससे जो है लगाया जा सकता है। इसके अलावा फसल अगर नुकसान कहीं हो गया है, दह गया है, तो उपग्रह प्रौद्योगिकी के माध्यम से, समझ रहे हैं, सैटेलाइट के माध्यम से उसकी आंकड़ा जो है प्राप्त किया जा सकता है। इससे खेती में क्या होता है, जोखिम को कम करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा जो ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना है, समझ रहे हैं, उसको जियो टैगिंग करने में भी जो है इसरो का जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। जियो टैगिंग, परिसंपत्तियों का जियो टैगिंग करने में भारत सरकार जो है खेती में अंतरिक्ष को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट चमन जो है बागवानी उत्पादों के लिए प्रोजेक्ट चमन शुरू किए हुआ है। किसान योजना है, उसके बाद नाव कास्ट है, फसल योजना की शुरुआत किए हुआ है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में मुख्य रूप से आपदा पूर्वानुमान और प्रबंधन, फसलों के नुकसान एवं क्षति का आकलन, फसलों के उत्पादन का आकलन, परिसंपत्तियों का भू टैगिंग, समझ रहे हैं, उसके बाद जो है मृदा जल संसाधनों का जो है सर्वेक्षण, मानचित्रण, ये सब जो है इस सब के माध्यम से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा इंटरनेट भी जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का ही खेल है। डिजिटल प्रौद्योगिकी हम देखेंगे, डिजिटल प्रौद्योगिकी मुख्य रूप से में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर ही निर्भर करता है, समझ रहे हैं। तो आइए हम लोग डिजिटल प्रौद्योगिकी का, डिजिटल एग्रीकल्चर का कृषि में क्या भूमिका है। आप जैसे जानते हैं, खेतियों की नए विधि को जानकारी प्राप्त करने, कृषि विपणन की जानकारी प्राप्त करने, मूल्य संबंधी की जानकारी प्राप्त करने, समझ रहे हैं, विश्व में किस तरह का खेती हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए, डिजिटल प्रौद्योगिकी में आप जानते ही हैं, डिजिटल प्रौद्योगिकी में क्या हो जाता है, विभिन्न प्रकार के मोबाइल ऐप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, समझ रहे हैं, वेबसाइट हो गया, ये सब जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी में शामिल किए जाते हैं। कैमरा हो गया, कैमरा, इस सब के माध्यम से खेती में इस सब का बहुत उपयोग है। अब देखिए, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, एसएमएस के द्वारा किसानों को सूचना दी जाती है। किसानों को मौसम के विभिन्न कृषि आगतों के बारे में, कृषि इनपुट के बारे में, विपणन के बारे में सूचना दी जाती है। इसके बाद नए नए कृषि का प्रयोग हो रहा है, नए नए कृषि तकनीकी के बारे में जानकारी दी जाती है डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से। सरकारी लाभ जो है, सरकार की योजनाओं को लाभ बिना बिचौलिए की सहायता से, डिजिटल प्रौद्योगिकी की सहायता से पहुंचाना संभव हुआ है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा पीएम किसान योजना के तहत देखते हैं सीधे जो है एक क्लिक में किसानों के खाता में पैसा चला जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब डिजिटल प्रौद्योगिकी का ही भूमिका है, समझ रहे हैं। उसके बाद फसल बीमा का दावा निपटाने में भी स्मार्टफोन से फसल नुकसान का फोटो खींच के, और उससे क्या होगा, आप जो है फसल नुकसान का जो है बीमा का जो है आप जो है क्षतिपूर्ति जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, बीमा राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल प्रौद्योगिकी का भूमिका जो है बहुत सारा क्षेत्रों में है, समझ रहे हैं। तो आप जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी के बारे में देख रहे हैं। इसके अलावा सरकार जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी, उसके बाद डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या क्या किया है। देखिए, विभिन्न मोबाइल ऐप, जैसे कि
ई गोपाला ऐप है, नेशनल गवर्नेंस नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर, फसल बीमा ऐप, एग्रो मार्केट ऐप और किसान जो है किसान सुविधा ऐप जो है, सरकार जो है तमाम तरीके के ऐप जो है लॉन्च किया हुआ है। ई चौपाल है, किसान कॉल सेंटर है, ये सब जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ही शुरू किया गया है। तमाम तरीके से जो है लाभ जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी का मिल रहा है। तो एक बार और देख लीजिए, तमाम सभी प्रकार के सूचना, कृषि इनपुट, आगत, नए तकनीकी, कृषि विपणन, मौसम, जलवायु, समझ रहे हैं, सरकारी योजना के लाभ के बारे में, उसके बाद जोखिम का जो है प्रबंधन निपटाने में, फसल बीमा के माध्यम से, नए कृषि विधियों को सिखाने के लिए, नए तकनीकी की जानकारी के लिए, तमाम चीज़ों में जो है डिजिटल इंडिया का प्रयोग हो रहा है। इससे किसान प्रत्यक्ष रूप से जो है लाभ प्राप्त कर रहा है। समझ रहे हैं, इन सभी तकनीकियों से क्या एक लाभ है, खेती में जोखिम को कम करने के लिए, खेती में तकनीकी को बढ़ावा देने में, समझ रहे हैं, लागत को कम करने में, समझ रहे हैं, किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने में, ये सब टेक्नोलॉजी जो है, समझ रहे हैं, और पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने में इस सब की भूमिका जो है महत्वपूर्ण है। पीडीएफ में सब चीज लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, वीडियो देखिए। वीडियो देखने से क्या होगा कि बहुत सारा चीज जो है आपको क्लियर होता जाएगा। इसलिए हम जो है तमाम प्रौद्योगिकी देख लिए, एआई देख लिए, जैव प्रौद्योगिकी देख लिए, नैनो टेक्नोलॉजी देख लिए, डिजिटल प्रौद्योगिकी देख लिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देख लिए, और बाकी और ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सब तो आप जानते ही हैं, उसकी भी चर्चा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करने में अगर क्वेश्चन आ जाएगा क्या क्या प्रयास किया गया है, तो प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करने में जो है आप जो है इस टेक्नोलॉजी का आप चर्चा कर सकते हैं। सबसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा। प्राकृतिक संसाधन में क्या होगा, मिट्टी, जल, वायु, समझ रहे हैं, ये सब जो है प्राकृतिक संसाधन में जो है शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो है जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व है ये भी शामिल किया जाता है। समझ रहे हैं। तो आप मिट्टी, जल, वायु, इस सब का संरक्षण करने में भी आप इसकी चर्चा जो है कर सकते हैं। तो फिर जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने चलेंगे।